हेलो स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन, जिसका हम लेक्चर 8th आज डिस्कस करने जा रहे हैं। 7 लेक्चर मैं इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पहले वाले वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो पर आएँ तो आपको बेटर समझ आएगा। इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठोस द्रव विलयन, जिसमें हम ठोस द्रव विलयन से संबंधित राउले का नियम पढ़ेंगे। ठोस द्रव विलयन से संबंधित होगा राउले का नियम। एक राउले का नियम हम द्रव द्रव विलयन से रिलेटेड भी पढ़ के आए हैं। एक आज ठोस द्रव विलयन से संबंधित भी हम राउले का नियम देखने वाले हैं। तो ठोस द्रव विलयन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर कई चैप्टर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जैसे वैद्युत रसायन है, एल्डिहाइड कीटोन है, रासायनिक बलगतिकी है, ठोस अवस्था है। तो इनके वीडियोस जो हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम, पता व स्कूल का नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक ठोस द्रव विलयन की ओर। ठोस द्रव विलयन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ठोस द्रव विलयन क्या है, देखें। ठोस द्रव विलयन, अब इसमें जो ठोस होता है वो विलेय, पहले जो घटक लिखा होता है वो विलेय होता है और जो बाद वाला घटक लिखा होता है वो विलायक होता है। तो ठोस द्रव विलयन में विलेय ठोस और विलायक द्रव होता है। विलेय ठोस और विलायक द्रव होता है। अब जब ठोस है तो ठोस की वाष्प नहीं बनती होती, तो ठोस जो होते हैं वो अवाष्पशील होते हैं और जो द्रव होते हैं वो वाष्पशील होते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इसमें विलेय अवाष्पशील और विलायक वाष्पशील होता है। यूं भी बोल सकते हैं कि विलेय जो होता है वो ठोस होता है यानी अवाष्पशील होता है, विलायक जो होता है वो द्रव होता है यानी वाष्पशील होता है। उदाहरण दे देता हूं आपको। आप मान लो 500 ग्राम चीनी को बाहर रख दें धूप में, तो क्या चीनी वाष्प बनकर उड़ जाएगी? क्या नहीं उड़ेगी। क्यों? क्योंकि चीनी ठोस है। ठोस है तो वो अवाष्पशील है। यही आप आधा लीटर पानी धूप में रख दें, आधा लीटर पानी धूप में रख दें तो पानी द्रव है, वाष्प बनकर उड़ेगा, यानी द्रव जो होते हैं वो वाष्पशील होते हैं। तो ठोस अवाष्पशील और द्रव वाष्पशील होते हैं। तो इस प्रकार हमने ठोस विलेय और द्रव विलायक का एक विलयन तैयार कर लिया। पहले जो विलायक था, पहले मेरे पास मान लो अकेला विलायक था। ये मैंने एक पात्र लिया, इसमें अकेला विलायक है। तो विलायक के अणु जो है वो सभी जगह पर केवल विलायक के अणु ही उपस्थित है। ये सारे अणु विलायक के दिखाए मैंने, ऐसे अंदर भी अणु हैं विलायक के। अब मैंने पात्र को बंद कर दिया और गर्म करना शुरू कर दिया। जब मैं गर्म करूंगा तो इसकी वाष्प बनेगी। तो ये जो सतह पर अणु है वो वाष्प बनकर ऊपर आ रहा है और उसका स्थान कोई नया अणु ले रहा है। तो सतह वाला अणु जो है वो वाष्प बनकर ऊपर आ गया। क्लियर? ये वाष्प जो है इस पर वाष्प दाब डालेगी और शुद्ध अवस्था में मानना विलायक का वाष्प दाब P0, ये 0 नीचे लिख दें चाहे ऊपर लिख दें, तो P0 बोल देंगे, ऊपर लिखेंगे। तो अब अपने मान लिया P0 शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। मैं राउल्ट के नियम पर आ रहा हूं अभी, आप लोग देखें, उसको क्रैमिंग नहीं करनी है, उस तक पहुंचना है अपने को कि क्या कहता है राउल्ट का नियम। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब P0। अब मैंने क्या किया, इस विलायक में ठोस विलेय मिला लिया
तो ये मेरे पास पहले क्या था, सारा विलायक था। तो सतह पर सारे अणु विलायक के थे जो कि वाष्पशील थे, वाष्प में बदल सकते थे। ये सारे अणु वाष्पशील थे क्योंकि विलायक वाष्पशील था, तो ये सारे अणु वाष्प में बदल सकते थे। अभी पात्र बंद कर दिया, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया, इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया। कौन सा विलेय मिला दिया? अवाष्पशील ठोस विलेय मिला दिया। जैसे मान लो इसमें चीनी मिला दी, इसमें चीनी मिलाई हुई है, तो कुछ अणु सतह पर चीनी के भी आ जाते हैं। सतह पर कुछ अणु चीनी के भी आ जाते हैं। क्लियर? कुछ अणु तो चीनी के भी सतह पर आ जाएंगे, जिससे सतह पर वाष्पशील अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। जिससे सतह पर वाष्पशील अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, जिससे वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब सतह पर वाष्पशील अणु कम हो गए तो वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम बनेगा। ये हो गया PS। एस फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। आपकी बुक में इसे P से लिखा हुआ है और इसे PA से लिखा हुआ है, PA नोट से, इसे PA नोट से, इसे P से लिखा हुआ है। वो तो अपने मानना है। तो यहाँ मैंने P0 मान लिया, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। यहाँ PS मान लिया, विलयन का वाष्प दाब। किसका मान बताओ ज़्यादा था दोनों में से, P0 का या PS का? P0 का या PS का? P0 का, क्योंकि यहाँ सारे सतह पर अणु वाष्पशील विलायक के ही थे तो सदस्य वाष्प बनी। लेकिन यहाँ कुछ अणु ठोस विलेय के आगे जो अवाष्पशील है, तो यानी वाष्प में पहले से कमी आ गई। तो इसका मतलब यहाँ वाष्प में कमी आ गई तो वाष्प दाब में भी कमी आ जाएगी। तो यहाँ वाष्प दाब में कमी आ गई है। वाष्प दाब इसका ज़्यादा था, इसका मान अधिक था, और PS का मान कम हो गया है। तो यानी अब वाष्प दाब में आने वाली कमी को, वाष्प दाब में आने वाली कमी को हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अभी मैं राउले के नियम पे नहीं आया हूँ, पहले वाष्प दाब अवनमन बता रहा हूँ आपको। अवनमन यानी कमी, वाष्प दाब अवनमन, अवनमन यानी कमी। तो क्या है वाष्प दाब अवनमन? जब किसी वाष्पशील विलायक में या द्रव विलायक में, पहले विलायक द्रव था मेरे पास, जब द्रव विलायक में क्या मिलाया हमने? ठोस विलेय मिला दिया। जब द्रव विलायक में ठोस विलेय मिलाया जाता है, या हम कह सकते हैं जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, यानी वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में आने वाली यही कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। क्लियर? जब किसी द्रव विलायक में ठोस विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में आने वाली यह कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS या P0 माइनस PS। P0 क्या है? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। PS विलयन का, वो नीचे बताना है। डेल्टा P बराबर वाष्प दाब अवनमन, P0 बराबर शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, PS बराबर विलयन का वाष्प दाब। जैसे देखिए, क्लियर करें बात को। मान लो इसका वाष्प दाब 10 था, 10 बार या 10 एटमोस्फियर था। इसके वाष्प दाब में कमी आई तो मान लो 8 एटमोस्फियर हो गया। कितना हो गया? 8 एटमोस्फियर। कितने की कमी आई? ये 10 था, ये 8 हो गया, तो कितने की कमी आई? 2 एटमोस्फियर की कमी आई। वो 2 एटमोस्फियर कैसे निकाला हमने? P0 माइनस PS से, 10 माइनस 8 से। तो वाष्प दाब अवनमन होता है P0 माइनस PS, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। अब एक आता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब अवनमन यानी P0 माइनस PS, वाष्प दाब अवनमन तथा P0 माइनस PS क्या है? वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का
अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, P0 माइनस PS वाष्प दाब अवनमन है, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोवरिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो P0 माइनस PS वाष्प दाब अवनमन, P0 माइनस PS अपॉन P0 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब देखिए राउले का नियम क्या है, यहां से हम राउले का नियम बनाएंगे, थोड़ा सोचेंगे तो अपने आप राउले का नियम जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठोस द्रव विलयन के लिए राउले का नियम, रोल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठोस द्रव विलयन के लिए राउले का नियम, ये ठोस द्रव विलयन बना हुआ है, देखो ठोस द्रव विलयन बना हुआ है। इस विलयन में जो वाष्प है वो द्रव की सतह पर वाष्प दाब लगाएगी, जिसे हम बोलेंगे विलयन का वाष्प दाब PS। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब PS विलयन का वाष्प दाब। अब आप खुद सोचे, ये ठोस द्रव विलयन है, इसमें जो वाष्प बनी है वो किससे बनी है, वाष्प किससे बनी है, विलायक से बनी है या विलेय से बनी है या दोनों से बनी है, बताओ। इसमें जो वाष्प बनी है वो सिर्फ विलायक से बनी है, विलेय से बनी है या दोनों से बनी है। कौन सा घटक वाष्पशील है, विलायक, तो इसका मतलब वाष्प सिर्फ विलायक से बनी है। जब वाष्प सिर्फ विलायक से बनी है तो वाष्प दाब भी सिर्फ विलायक पर ही डिपेंड करेगा। तो यानी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो केवल और केवल विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी वो सिर्फ विलायक की मोल भिन्न पर डिपेंड करता है। द्रव द्रव विलयन में हमने पढ़ा था घटक 1 का वाष्प दाब घटक 1 की मोल भिन्न के समानुपाती है, घटक 2 का वाष्प दाब घटक 2 की मोल भिन्न के समानुपाती है, यानी कुल वाष्प दाब दोनों की मोल भिन्नों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि P कुल अपने पढ़ा था P1 प्लस P2, यानी विलयन का वाष्प दाब दोनों घटकों की मोल भिन्नों पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें हमने देखा कि घटक 1 तो वाष्पशील है ही नहीं, तो इसका तो वाष्प दाब हमने नगण्य मान दिया, इसका वाष्प दाब तो हमने नगण्य मान लिया, क्लियर। तो इसका वाष्प दाब तो हो गया नगण्य, इसका मतलब जो विलयन का वाष्प दाब है वो केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि विलेय का वाष्प दाब नगण्य होता है, विलेय ठोस है, इसमें विलेय ठोस है, विलेय ठोस है तो इसका वाष्प दाब नगण्य है। तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो केवल और केवल विलायक के वाष्प दाब पर ही डिपेंड करेगा। विलयन में जो विलायक का वाष्प दाब है वही पूरे विलयन का वाष्प दाब होगा, क्लियर। और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यह नियतांक लग जाता है P0 x विलायक। P0 क्या है, P0 शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, P0 शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। अब आपकी बुक में कैसे लिखा है, इसे तो P से, इसे PA नोट से और इसे XA से, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी बुक में लिखा है P इक्वल टू P नोट A XA, उसने पहले कहा P इक्वल टू PA, P इक्वल टू PA, यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो सारा का सारा यहाँ विलायक का ही वाष्प दाब है, क्योंकि इसमें विलेय का वाष्प दाब आया ही नहीं, क्लियर। फिर उसने कहा PA समानुपाती x से, पढ़ा था हमने P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2, तो फिर उसने कहा PA समानुपाती x से, तो PA बराबर P नोट A x से, तो वो यहाँ फार्मूले मान रख दिया। आप सीधा सोचे, वो उतने स्टेप हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सोचे आप राउले का नियम। राउले का नियम क्या कहता है, ठोस द्रव विलयन में वाष्प किसकी बनी, सिर्फ और सिर्फ विलायक से बनी, यानी पूरे विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न पर डिपेंड करेगा। और जब समानुपाती का निशान डालते हैं तो नियतांक लगाते हैं, और नियतांक लगता है शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब। तो शुद्ध अवस्था में यह घटक जो है वाष्पशील घटक जो है वो विलायक है, तो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब P नोट है, तो PS इक्वल टू P नोट x विलायक, क्लियर। अब हमने पढ़ा था डेल्टा P इक्वल टू या वाष्प दाब अवनमन इक्वल टू P0 माइनस PS, पढ़ा था P0 माइनस PS, तो डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस PS वाष्प दाब अवनमन है। अब PS का मान रख दो, यहाँ PS का मान रख दें तो क्या बनेगा, डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस P0 x विलायक। तो PS डेल्टा P क्या था, P0 माइनस PS, और PS का मान हमने यहाँ से निकाल लिया P0 x विलायक, P0 कॉमन आ जाएगा, देन डेल्टा P इक्वल टू P0 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस x विलायक, P0 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस x विलायक, और 1 माइनस x विलायक बराबर होता है x विलेय के, क्योंकि x1 प्लस x2 बराबर 1,
x1 प्लस x2 विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग 1 होता है। x1 प्लस x2 बराबर 1, यानी x विलेय प्लस x विलायक बराबर 1। तो x1 बराबर क्या आएगा 1 माइनस x2, यानी x विलेय बराबर 1 माइनस x विलायक। तो 1 माइनस x विलायक x विलेय के बराबर हो गया। तो डेल्टा P इक्वल टू P0 x विलेय, P0 x विलेय, P0 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा डेल्टा P अपॉन P0, डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू x विलेय। और डेल्टा P अपॉन P0 क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। P0 माइनस PS क्या था, डेल्टा P अपॉन P0। तो डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू x विलेय, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न के समान होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, यानी जितना ज़्यादा आप विलेय मिलाएंगे वाष्प दाब में उतनी ज़्यादा कमी आती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप विलेय बढ़ाते जाएंगे सतह पर विलेय के अणु आते जाएंगे तो वाष्प दाब कम होता जाएगा, क्योंकि सतह पर पहले क्या था, सारे अणु वाष्पशील विलायक के थे। अब हमने विलेय मिलाया तो उसका स्थान जो था वो विलेय के अणु लेने लग गए, जिससे वाष्प में कमी आ गई। वाष्प में कमी आ गई तो वाष्प दाब में भी कमी आ गई। ऐसे ऐसे जैसे जैसे विलेय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाष्प दाब में कमी आती जाएगी, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो ये राउले का नियम आ गया हमारे पास ठोस द्रव विलयन के लिए। कॉमन सेंस की बात है, द्रव द्रव विलयन था, दोनों घटक वाष्पशील थे। हमने पढ़ा था P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2, क्योंकि उसमें दोनों ही घटक वाष्पशील थे। लेकिन जब ठोस द्रव विलयन बन गया तो सिर्फ एक ही घटक वाष्पशील है, द्रव। तो पूरे विलयन का वाष्प दाब सिर्फ द्रव विलायक पर ही डिपेंड करने वाला है। बस यही राउले ने कहा, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे ये फार्मूला हमारे पास आ गया, डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू x विलेय। क्लियर। उसके बाद आते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। इसका अगला टॉपिक जो आता है अणुसंख्या गुणधर्म। एक मैंने बीच में स्थिर क्वाथी छोड़ा है, एक बार वो क्लियर कर दूंगा आपको। अणुसंख्या गुणधर्म बताने के बाद आपके 12th में जो इस साल का सिलेबस है अणुसंख्या गुणधर्म, उसमें अंतिम टॉपिक है अणुसंख्या गुणधर्म। 4 प्रकार के होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। तो अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, नाम ही बता रहे हैं, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, जो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय के कणों की, अणुओं की, आयनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, विलेय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते। चाहे वो आयनिक हो, चाहे वह सहसंयोजक हो, उससे मतलब नहीं है। चाहे उसका रंग कैसा ही हो, उससे भी मतलब नहीं है। डिपेंड करेंगे ये सिर्फ किस पर, विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर। जैसे मैंने 1 मोल NaCl, एग्जाम्पल दूं आपको, 1 मोल NaCl और 1 मोल कॉपर सल्फेट को समान मात्रा के पानी में घोला। 2 पात्र लिए अलग अलग, एक में 1 मोल NaCl डाल दिया, एक में 1 मोल कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब मेरे से पूछा गया किसके अणुसंख्या गुणधर्म ज्यादा होंगे, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, जब इसे जल में डालूंगा तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में, ये टूटेगा Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 में, ये टूटेगा Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 में। अब आप देखें ये 1 है, ये भी 1 है, तो टोटल कितने हो गए 2। ये 1 है, ये भी 1 है, तो टोटल कितने हो गए, ये भी 2। तो ये भी विलयन में 2 रहे और इसके कणों की संख्या भी विलयन में 2 ही रही, तो दोनों के कणों की संख्या समान रही। जब दोनों के कणों की संख्या समान रही तो इनके अणुसंख्या गुणधर्म भी बिल्कुल सेम होंगे। क्लियर। तो इस तरह से अणुसंख्या गुणधर्म निकाले जाते हैं। इससे क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्वेश्चन क्या है देखो,
अणुसंख्या गुणधर्मों के क्रम में लगाना है अपने को। अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो बता दूं आपको मैं पहले। नंबर 1, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो अभी हमने पढ़ा है अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाला, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। नंबर 2, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3, हिमांक अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। और चौथा, प्रासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म हमारे पास होते हैं। इन चारों की डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्रासरण दाब, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर। अब हमारे को यूं भी कह सकता है कि निम्नलिखित को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के घटते क्रम में लगाइए, निम्नलिखित को क्वथनांक में वृद्धि के घटते क्रम में लगाइए, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन यानी बढ़ना, क्वथनांक उन्नयन के क्रम में लगाइए, निम्न को हिमांक अवनमन के घटते क्रम में लगाइए, निम्न को प्रासरण दाब के घटते क्रम में लगाइए, या सीधा ही बोल दे तो निम्न को अणुसंख्या गुणधर्मों के घटते क्रम में लगाइए। अब अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के हैं, उन चारों में से कोई सही नाम दे के आपको पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मेरे को क्वेश्चन दिया गया 0.1 m NaCl, 0.1 m AlCl3, 0.1 m K4FeCN6, ये उपसय सूचक यौगिक आ गया मेरे पास। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उपसय सूचक यौगिक। जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज आप लोग देख सकते हैं, मटेरियल सारा आपके पास मिल जाएगा आपको। तो 0.1 m NaCl, 0.1 m AlCl3, 0.1 m K4FeCN6, 0.1 m ग्लूकोज C6H12O6, ये दे दिया गया हमारे को। अब इनको अणुसंख्या गुणधर्मों के घटते क्रम में लगाना है, यानी सबसे पहले ज्यादा वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। अब कैसे लगाएंगे देखो, इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में। NaCl को तोड़ोगे, NaCl आयनों में टूटेगा, कौन कौन से, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस में। तो NaCl टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में। AlCl3 को तोड़ोगे, किसमें टूटेगा, Al तो एक ही बनेगा, Al प्लस 3, और Cl कितने बनेंगे, 3, यानी 3 Cl माइनस, एक Al और 3 Cl। अब K4FeCN6 को तोड़ोगे तो बड़ा ब्रैकेट हमने पहले भी पढ़ा है कि नहीं टूटता होता, तो बड़ा ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगा FeCN6-4, तो ये तो एज इट इज आ गया, प्लस K पर क्या आवेश होता है, +1, कितने K हैं, 4, तो 4 K4FeCN6, तो K तो 4 बन गए, K4FeCN6 में K तो 4 बन गए, FeCN6 एक ही है। क्लियर। AlCl3 में Al एक है, Cl 3 है, NaCl में एक Na है, एक Cl है, और ग्लूकोज जो होता है वो आयनों में वियोजित नहीं होता, आयनों में नहीं टूटता, एज इट इज रह जाता है। तो ये एक था, एक ही रहा। अब देख लो, ये एक था, एक ही रहा, ये एक लिया था, लेकिन अंदर जाके 4 तो K हो गए और एक बड़े ब्रैकेट वाला एज इट इज हो गया, तो यानी अंदर जाके 5 हो गए। K तो 4 हो गए और एक बड़े ब्रैकेट वाला हो गया, अंदर जाके 5 हो गए। AlCl3 में Al 1 Cl 3, Al 1 Cl 3 यानी 4 हो गए। फिर NaCl में Na 1 Cl 1, Na 1 Cl 1, तो पानी में डालते इसका वियोजन हो गया किसमें, एक Na में और एक Cl में, तो ये 2 हो गए। अब जिसके कण सबसे ज्यादा हैं उसके अणुसंख्या गुणधर्म भी सबसे ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा अणुसंख्या गुणधर्म होंगे इसके, किसके, K4FeCN6 के।
तो K4FeCN6 ग्रेटर देन, इससे कम होंगे AlCl3 के, क्योंकि इसमें 4 कण है, ग्रेटर देन AlCl3, ग्रेटर देन उससे कम होंगे NaCl के, NaCl, और ग्रेटर देन ग्लूकोज C6H12O6। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अनुसंख्या गुणधर्म का एक बेसिक क्वेश्चन हमने सोल्व किया, जिसमें हमने इन विलयनों को अनुसंख्या गुणधर्मों के घटते क्रम में लगाया, बढ़ते क्रम में भी लगा सकते हैं हम लोग। और फिर इन चारों के डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्रासंदाब। तो कल हम स्टार्ट करेंगे वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन से। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि कल जो वीडियो अपलोड होने वाला है वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।